हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान दर्शन में। जी हाँ बच्चों, सफलता का आपने किया विचार और विचार को हमने किया साकार। उस विचार को साकार करने के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो शुरुआत है, आज हमारा जो प्रारंभ होने जा रहा है वो है हिंदी का पहला लेक्चर। हिंदी का पहले लेक्चर के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी के बारे में कुछ जानकारियाँ। वैसे तो आपने देखा होगा कि हिंदी के पहले लेक्चर में हमेशा वर्णमाला पढ़ी जाती है, लेकिन हम आज वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे। हम हिंदी की सामान्य जानकारी देखने वाले हैं कि हिंदी को हम हिंदी क्यों कहते हैं, हिंदी क्या है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम इन सब बातों पर आज विचार करने वाले हैं बच्चों। तो बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम हिंदी के इस पहले लेक्चर को शुरुआत करते हैं। देखिए, हम हिंदी ही क्यों पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्न ही भी ये है क्या कि हम हिंदी ही क्यों पढ़ रहे हैं। प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी कौन सी भाषा है। क्या है? हिंदी कौन सी भाषा है, या हम हिंदी ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न देखिएगा। आपको पता होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी भारतीय भाषा है। तो आखिरकार हिंदी है क्या और हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम मराठी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम बंगाली क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आपने सोचा है कभी हम तेलुगु, तमिल, मलयालम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका है। आज़ाद होने के बाद हमारे भारत के पास बहुत सारी समस्याएं थी कि हमारे जो राज्यों का गठन होगा वो किन आधारों पर होगा, जिसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई बच्चों? संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा को ही ये जिम्मेदारी दी गई कि राज्यों का गठन किस आधार पर होगा, आप बताइए। संविधान सभा ने इसके लिए एक समिति का गठन किया। सबसे पहली समिति धर आयोग। कौन सी थी बच्चों? धर आयोग। धर आयोग के अंतर्गत या धर आयोग ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का गठन होगा वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। लेकिन जब हमारे अपने अपन से दूर होते हैं तो हमको बुरा लगता है। हमारे अपनी भाषा बोलने वाले, अपनी संस्कृति वाले, अपने धर्म वाले जब हमसे दूर होते हैं तो हमको क्या लगता है? बुरा लगता है। और हम ऐसा चाहते भी नहीं है कि हमारे अपने अपन से दूर हों। तो बच्चों, इसी क्रम में जब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बना दिया गया या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना था, तो कई राज्यों में जो भाषाई आधार पर चाहते थे वहाँ पे विरोध स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? विरोध स्टार्ट हो गए। अच्छा, धर आयोग की समीक्षा के लिए एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था JVP समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं और जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लेकिन इसके कारण क्या होने वाला था कि राज्यों में बंटवारा होने वाला था, अपने भाषाई जो भाई बंधु थे वो दूर होने वाले थे। इसीलिए आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में वहाँ पे विरोध स्टार्ट हो गया। मद्रास वाला जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था वहाँ पे विरोध स्टार्ट हुआ, आंदोलन शुरू हो गए। और आंदोलन हो रहे थे किसके नेतृत्व में? टी प्रकाशन के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। उसी बीच वहाँ पे एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामल्लू। उनकी दिसंबर 1952 में एक भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो कोई भी आंदोलन क्या हो जाता है? और तीव्र हो जाता है। और तीव्र होने के साथ ही सरकार के पास कुछ बचा नहीं और उन्होंने आनन फानन में भारत का पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित कर दिया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। कौन सा बच्चों? आंध्र प्रदेश। अब समझ लीजिए, जब भाषाई आधार पर एक राज्य गठित हो गया है तो दूसरे राज्य भी भाषा के आधार पर गठित होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए एक समिति बनाई गई, फिर से एक समिति बनाई गई 1953 में जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था बच्चों? फजल अली आयोग। इसके 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। क्या नाम था? हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी 1955 में, 1955 में। और 1955 में रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का गठन होगा वो कब होगा? 1955 में तो 1956 में होगा, लेकिन आधार क्या होगा? उन राज्यों के गठन होने का आधार क्या होगा? तो उन राज्यों के गठन होने का आधार था भाषा।
क्या था बच्चों? भाषा। तो भाषा के आधार पर राज्य गठित किए जाएंगे, साथ साथ संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाएगा और प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें थी जैसे पार्ट A B C D को खत्म कर दिया जाएगा और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। ऐसी उनकी अनुशंसा थी और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के साथ साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और क्योंकि काय के आधार पे बनने थे बच्चों? भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे बना, इसलिए मध्य प्रदेश जो बना है वो हिंदी भाषा के आधार पे बना है बच्चों। कौन सी भाषा के आधार पे बना है? मध्य प्रदेश हमारा हिंदी भाषा के आधार पे बना है। ये देखिएगा, हमारी जो भाषा कौन सी है? हिंदी है। हम हिंदी भाषाई राज्य में रहते हैं और जिस जिस भाषा में जो जो राज्य गठित हुए हैं उनको उस राज्य की राजकीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राजकीय भाषा कहते हैं। तो प्रश्न देखिए पूछा गया है क्या कि हिंदी कौन सी भाषा है? इसके ऑप्शन देखिएगा, ये इसमें क्लियर दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूं। देखिएगा, हिंदी कौन सी भाषा है? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आपकी मातृभाषा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है राष्ट्रीय भाषा, सी ऑप्शन में लिखा है राजकीय भाषा और ऑप्शन डी लिखा हुआ है भारतीय भाषा। बच्चों 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा और भारतीय भाषा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं हम। देखिए मातृभाषा तो नहीं है, देखिए कुछ लोग इसको मात्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मात्र पढ़ते हैं। वास्तव में मात्र इस प्रकार से लिखा जाता है और ये लिखा हुआ है मातृ। क्या लिखा है बच्चों? मातृ। इस मात्र का मतलब तो होता है केवल, और इस मातृ का अर्थ होता है मां, हमारी प्यारी मां। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो मां द्वारा सीखी जाती है बच्चों। किसके द्वारा सीखी जाती है? जो मां द्वारा सीखी जाती है, जो आपके क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं मातृभाषा। अच्छा मैं बात करूं राष्ट्रीय भाषा, तो हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या बच्चों? हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे कई संस्कृति, यहाँ पे कई धर्म है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वेशभूषा अलग, खान पीना अलग, तो यहाँ पे विविधताओं से भरा देश है। इसलिए यहाँ पे कोई भी एक भाषा को नहीं राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, इसलिए कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय भाषा जैसा शब्द तो आपने सुना नहीं होगा, भारतीय भाषा कुछ नहीं होती है। तो इसका आंसर क्लियर है कि जो हमारी राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा मतलब राज्य में जो बोली जाती है, राजकीय भाषा क्या है हमारी बच्चों? हिंदी है। क्या है बच्चों? हिंदी। तो याद रखिएगा, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषाई राज्य है और मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। क्या है बच्चों? हिंदी। और मैं पूछूं आपसे कि बताइए राजकीय भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है क्या कि राजकीय भाषा किसे कहते हैं? राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। किसमें बच्चों? सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजकीय भाषा कहते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा, याद कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए कि को क्या कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजकीय भाषा कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? तो हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न उठता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसकी बच्चों? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? यह भी प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। ये सारे के सारे प्रश्न ही हैं जो आपके पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति बच्चों, शब्द की उत्पत्ति बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा भारत इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये है ईरान, और ईरान को पहले कहते थे फारस। क्या कहते थे बच्चों? फारस कहते थे। तो क्या हुआ, पहले के ज़माने में कई जो मध्य एशिया से लोग क्या करते थे?
पूर्व की ओर आते थे और यहाँ पे विजय प्राप्त करते थे, या वहाँ की संस्कृति जानने के लिए आते थे, मतलब या तो लूटपाट के लिए आते थे, कुछ ना कुछ उद्देश्य से वो क्या करते थे, कूच करते थे दूसरे देशों में। उसी क्रम में फारस से कुछ यात्री कहाँ पहुँचे, हमारे भारत की ओर पहुँचे। जब भारत की ओर पहुँचे तो यहाँ पे क्या मिला उनको, पाकिस्तान मिला बच्चों। क्या मिला, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो अभी बन गया है, लेकिन पहले यहाँ पे था क्या बच्चों, हिंदुस्तान, हमारा भारत, अखंड भारत की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, अखंड भारत। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनको प्राप्त हुई क्या, एक नदी दिखी। कौन सी नदी, जिसका नाम था सिंधु नदी। क्या नाम था बच्चों, सिंधु नदी। जब फारस के लोग कहाँ पहुँचे, भारत के जहाँ पे सिंधु नदी बह रही थी वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये कौन सी नदी है। क्या पूछा, ये कौन सी नदी है। अच्छा, उनकी एक विशेषता थी, किनकी, फारसी लोगों में एक विशेषता थी। क्या थी कि वो सा को बोलते थे हा और धा को बोलते थे दा। क्या बोलते थे, सा को बोलते थे हा और धा को बोलते थे हा। यदि उनको बोलना है सागर, क्या बोलना है बच्चों उनको, सागर, तो वो क्या बोलेंगे, हागर। क्या बोलेंगे, हागर। यदि उनको बोलना है संसार, क्या बोलना है, संसार, तो बोलेंगे हंहार। क्या बोलेंगे वो, हंहार। यदि उनको बोलना है स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो क्या बोलेंगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा। आया समझ में। तो क्या बोलते थे बच्चे, वो सा को बोलते थे हा और धा को बोलते थे दा। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा गया बताइए कौन सी नदी है, तो यहां के लोगों ने कहा ये तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, ये तो सिंधु नदी है। लेकिन वहां के लोगों ने बोला अच्छा हिंदू नदी है, नहीं नहीं सिंधु नहीं, अच्छा हिंदू। तो जब उन्होंने सिंधु बोला तो क्या लगा उनको कि कौन सी नदी है बच्चों, ये हिंदू नदी है। कौन सी नदी है, हिंदू नदी है। अब समझिएगा, नदी हो गई हिंदू और उसके आसपास रहने वाले लोग भी क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। क्या कहलाए, उसके आसपास रहने वाले लोग भी क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूं, बताइए चीनी लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आपके पहले ही मन में आ जाएगा चीनी। अफगानिस्तान लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अफगानिस्तानी। पाकिस्तान पाकिस्तानी। ऐसे ही हिंदू कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी। आया ना समझ में। तो हिंदू कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। वैसे यदि बात करें चाइना में, तो चाइना में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है आपकी मंदारिन बोलते हैं। अफगानिस्तान में पश्तो भाषा बोली जाती है। हमारे भारत में तो विविधताओं से भरा देश है। हमारी जो भाषा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु से बनी हिंदू, कैसे बनी, सिंधु से बनी हिंदू और हिंदू से बनी हिंदी। क्या बनी, हिंदी। और हिंदी है हम, वतन है ये गुलसिता हमारा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है बच्चों, फारस से हुई है। कहां से हुई है, फारस से। और पूछा गया प्रश्न, बताइए हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो बच्चों हमारा हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बच्चों, फारसी भाषा के शब्द है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी क्या है, एक भाषा है, ये तो आपको पता है। हिंदी क्या है बच्चों, एक भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है। आगे बढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहा जाता है, प्रश्न उठता है। कई लोग आप विचार कीजिए भाषा किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूं भाषा किसे कहते हैं। देखिए भाषा, भाषा जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आया, क्या आया, कोई विचार आया या कोई भाव आया, फीलिंग, या कोई विचार आया, तो आप क्या करोगे, जब तक आप उसको नहीं व्यक्त करोगे तब तक तो वो विचार है या भाव है। लेकिन जैसे ही आपने उसको व्यक्त कर दिया या दूसरे तक पहुंचा दिया तो वो क्या, किसका रूप ले लेगा, वो भाषा का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, भाषा का रूप ले लेगा। जैसे मैं मतलब कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे आप देखते होंगे, बस कई लोगों के मन में बहुत सारे भाव उगते थे, बहुत सारे विचार आते थे कि यार ये इस लड़की से मुझे क्या है, प्रेम है, लेकिन बोल नहीं पाते थे, मन में दबा लेते थे। लेकिन अगर आपने बोल देते वहाँ पे बोल देते तो क्या होता, वो भाषा का रूप ले लेता। क्या ले लेता, एक भाषा का रूप ले लेता। लेकिन वहाँ पे भाषा का रूप तो बाद में लेता, पहले वो अपने जूतों का रूप बताती है आपको, फिर आपको जूते लगाती। इससे अच्छा हुआ आपने उसको विचार को विचार ही रहने दिया। तो बच्चों ये तो थी मजाक की बात। हम पढ़ते हैं भाषा, और भाषा किसे कहते हैं, भाषा कहते हैं
हमारे जो भाव या विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। किसका? हमारे जो विचार या भाव को आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और विचार या भाव क्या होते हैं, या विचार किसे कहते हैं, तो ये अध्वनात्मक इकाई है। क्या है बच्चों? अध्वनात्मक इकाई, मतलब इसकी ध्वनि नहीं होती लेकिन फिर भी एक विचारिक इकाई है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाषा के प्रकार। अब भाषा है तो भाषा के प्रकार भी होंगे। तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली जो भाषा है वो है आंगिक या सांकेतिक भाषा। कौन सी? आंगिक या सांकेतिक भाषा। आंगिक या सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमको, अंग से या संकेत से। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, ऑब्वियसली बच्चा पैदा होगा तो छोटा ही पैदा होगा। तो बच्चा जब होता है, छोटा होता है, जब वो पैदा होता है तो पैदा तो इसे क्या बोलता है बच्चों? माँ। क्या बोला आपने? आपने कहा माँ। बच्चा पैदा होते से क्या कहता है? माँ। पैदा हुआ, माँ मैं आ गया। ऐसा होता है क्या? इस पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि बच्चा पैदा होते से क्या बोलता है। लेकिन हम पहले आते हैं, बच्चा पैदा होते से माँ नहीं करता, वो इशारे करता है। यदि उसको कुछ चीज़ चाहिए या कुछ पसंद आ रहा है, या आप उसके सामने ऐसे झुंझुना हिलाते हो तो वो इशारे करता है कि क्या कर दो, हमें उसको दे दो। क्या कर दो? दे दो। जैसे हमारे सामने कोई है और हमको उसको बुलाना है तो हम इशारे में बोल सकते हैं। कैसे? इधर आइए। तो ये अंग है, अंग के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? उसको बुला रहे हैं, इधर आइए। हमने बोला उधर जाइए। हमने बोला मतलब चुप रहिए, बोला नहीं हमने, फिर भी इसका मतलब शांत रहिए। जैसे हमने बोला खूब पिटोगे, है ना? आया समझ में? जैसे मान लो जो भूख लग रही है, जैसे कि प्यास लग रही है, आया समझ में? ये सब क्या है? आपकी आंगिक भाषा है। सांकेतिक भाषा, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने हॉर्न बजाया, पीप 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 पीप, तो ये संकेत दिया है कि भाई आप साइड में हट जाइए, मुझे पहले निकलने दीजिए, मुझे जल्दी हो रही है, आप तो बाद में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी का हॉर्न हो गया। जैसे सुबह सुबह जो मुर्गा होता है वो कुड़ुक्कू करता है। सुबह सुबह क्या करता है मुर्गा? कुड़ुक्कू करता है। तो ये भी क्या बता रहा है कि वो सुबह हो गई, संकेत दे रहा है आपको कि भैया सुबह हो गई है, उठ जाओ। फिर भले ही वो शाम का डिनर बन जाए आपका, लेकिन सुबह तो आपने उसने अपना काम कर दिया। तो सांकेतिक भाषा, जैसे कोई कवि ने कोई कविता सुनाई और आपको वो कविता अच्छी लगी तो आपने ताली बजा के क्या बोला? हाँ भैया आप अच्छे कवि हो, आप अच्छी कविता सुनाते हो। क्या बोला आपने? अच्छे कवि हो, अच्छी कविता सुनाते हो। तो ये क्या हो गई? आपकी सांकेतिक भाषा हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और देखिएगा दूसरी होती है मौखिक भाषा। मौखिक मतलब होता है मुख द्वारा। मौखिक मतलब क्या होता है? मुख द्वारा। जब आप मुंह से बोलकर कोई बात बोलते हो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए जब हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं, क्या होते हैं? जब हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है मौखिक भाषा बच्चों। पहले के ज़माने में इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, तो जब 2 वक्ता और श्रोता आमने सामने होते थे तभी ये मौखिक भाषा का प्रयोग होता था। आजकल तो क्या है, जब आमने सामने नहीं होते तब भी हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तब भी कर लेते हैं, तो हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, वो हिंदी के अंतर्गत क्या बोलते हैं? मौखिक। मतलब जब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं होते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बोलना सीख जाता है, तो अगर उसको अब कोई चीज़ चाहिए तो वो ऐसे नहीं करेगा, क्या करेगा? दे दो। क्या बोलेगा? साफ बोल देगा, दे दो, हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जो भाषा है वो है लिखित भाषा। बच्चों कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिखकर। जब आप अपने भावों या विचारों को कैसे बताओगे? लिखकर बताओगे, लिखकर रिटर्न में बताओगे, तो वो क्या कहलाती है? आपकी लिखित भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए अब बच्चा बड़ा हो गया और स्कूल में पहुंच गया है। अब स्कूल में पहुंच गया है, जब हम प्रत्यक्ष रूप से फिर आमने सामने नहीं है तो हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो कौन सी होगी? लिखित। जैसे पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ काफ़ी चलती थी। चिट्ठी आपने सुनी होगी। जैसे यहाँ से लिखते थे कि यहाँ पर सब कुशल मंगल है, आशा करता हूँ कि वहाँ भी सब कुशल मंगल होगा। आगे समाचार ये है कि दादाजी की तबीयत खराब है और आप अपना ध्यान रखिएगा, बाकी हम सब ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहाँ से हमने एक चिट्ठी लिखी और लिख के वहाँ पहुँची, तो उन्होंने क्या समझा? समझ लिया कि उसमें क्या है? एक भाषा का प्रयोग हुआ है, लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। आजकल तो चिट्ठियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन आजकल चलते हैं मोबाइल्स। क्या चलते हैं बच्चों? मोबाइल्स। और मोबाइल में होता है आपका एक व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या करते हैं? आप कहीं से भी नंबर जुगाड़ लो, फोन मैसेज डालो और पहचाना,
तो फिर वहाँ से भी रिप्लाई आएगा आपको, लिखित में ही आता है कि सूरत देखी है अपनी। तो इस तरह से क्या चलता है, ये लिखित भाषा का प्रयोग है। तो भाषा के प्रकार में हमने देखा कि सांकेतिक या आंगिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख्यतः भाषा 3 प्रकार की ये होती हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। एक और भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक भाषा। बच्चों क्या बोलते हैं, यांत्रिक भाषा। यांत्रिक भाषा किसे कहते हैं, यांत्रिक भाषा यंत्रों द्वारा नहीं, देखिएगा समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात करें, किसकी बात करें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। क्या है बच्चों, ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। आपको पता होगा कि ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ये मालवा वाला क्षेत्र है, ये निमाड़ी वाला क्षेत्र है ना। ये अलग अलग क्षेत्र हैं आपके, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ी। तो यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और एक क्षेत्र है यहाँ पे भोपाल। कौन सा क्षेत्र है बच्चों, भोपाल। आपको पता हो, कभी आप भोपाल आएंगे तो आपको पता चलेगा, या आप भोपाल में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि भोपाल की अपनी भाषा होती है, बहुत अच्छी भाषा होती है। क्या क्या कर रिया है, कहाँ जा रिया है, खाना आ लिया, इस प्रकार की एक भाषा होती है। बड़ी सुंदर भाषा है भोपाल की। भोपाल शहर ही बहुत सुंदर है बच्चों, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर शहर है। आप आइए कभी भोपाल में, इतनी हरियाली है, बड़े तालाब हैं, छोटे तालाब है, मतलब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा भोपाल में आके। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एक दिन तो गुजारो हमारे भोपाल में, तो आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये बघेलखंड का क्षेत्र, ये आपका मालवा का क्षेत्र, ये निमाड़ का क्षेत्र। तो इनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, इनकी अलग अलग बोलियां होती हैं। जब क्या होता है कि यहाँ का व्यक्ति भोपाल आया, यहाँ का व्यक्ति भोपाल आया, यहाँ का व्यक्ति भोपाल आया, तो ये अलग अलग भाषाएं, ये एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे की भाषा को बच्चों नहीं समझ पाते। लेकिन क्या होता है, कुछ समय तक जब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इनकी भाषाओं में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसकी भाषा वो समझने लगता है, उसकी भाषा वो समझने लगता है। मतलब ये बोलते तो अपनी भाषा हैं, लेकिन क्या होता है, जब कुछ शब्द उसमें मालवा के जोड़ देते हैं, कुछ बुंदेलखंड के, कुछ बघेलखंड के, इस तरह से वो एक मिक्स भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, मिक्स भाषा बन जाती है। तो यांत्रिक भाषा उसे कहते हैं दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण को यांत्रिक भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं, दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण को यांत्रिक भाषा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब मैं बात करता हूं हिंदी भाषा का सामान्य इतिहास। बच्चों हिंदी भाषा का सामान्य इतिहास पढ़ेंगे अपन, अभी पूरे हिस्ट्री पे नहीं जा रहे हैं हिंदी की। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि हिंदी आखिर है क्या, हिंदी का छोटा सा इतिहास, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी एक भाषा है। तो हम यही सब चीज़ें देखेंगे। फिर हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला की। बच्चों आपके सामने देखिएगा, हिंदी भाषा के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है प्राचीन कालीन हिंदी। देखिएगा, प्राचीन कालीन हिंदी का जो कार्यकाल होता है, देखो बच्चों, प्राचीन कालीन हिंदी का कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कब तक, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। हाँ, आपके मन में थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हुए होंगे कि 2000 से 500 मतलब ये उल्टा कैसे चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, 2000 से 500 कैसे चल रहा है। आगे और देखते हैं अभी अपन। मध्यकालीन हिंदी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये गलत है, इसको अपन ईस्वी है, ये ईसा पूर्व नहीं है, छोड़िए। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक कालीन हिंदी 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी से अब तक हम पढ़ रहे हैं। जो कौन सी हिंदी पढ़ रहे हैं, आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं। तो ये हिंदी भाषा का इतिहास है। देखिएगा, प्राचीन कालीन हिंदी मतलब संस्कृत, क्योंकि आपको पता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो आदि जननी है वो क्या है बच्चों, संस्कृत है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई है। तो ये है संस्कृत, प्राचीन कालीन हिंदी मतलब संस्कृत। इसको भी 2 भागों में बांटा है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल है वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का जो कार्यकाल है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब ये होती क्या है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। देखिएगा, वैदिक संस्कृत जिसका प्रयोग वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में, बच्चों ध्यान रखना, वेदों में, पुराणों में और उपनिषद में जिस भाषा का प्रयोग वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में प्रयोग किया गया वो वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि लोक मतलब जो लोग हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृत तो पढ़ने का अधिकार बहुत कम लोगों को था और सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते थे, महिलाओं को भी अधिकार नहीं था।
फिर लौकिक संस्कृत, क्योंकि थोड़ी आसान बनाने के लिए लौकिक संस्कृत बनाई गई, जिसका प्रयोग किया सबसे पहले किसने? पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी है, जो कि संस्कृत की व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है बच्चों। अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी है किन्होंने? महर्षि पाणिनि ने। और लौकिक संस्कृत की जो उद्गम किया है, जो लौकिक संस्कृत को जिन्होंने बनाया है, वही कौन है? पाणिनि जी। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अच्छा, लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया है? लौकिक संस्कृत में लिखा गया है हमारे महाभारत और रामायण। क्या बच्चों? महाभारत और रामायण। याद रखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि बताइए महाभारत किस भाषा में लिखी गई है। तो अगर उसने बोल दिया संस्कृत तो ठीक है, लेकिन उसने अगर बोल दिया कि ऑप्शन दे दिए वैदिक संस्कृत के लौकिक संस्कृत, तो यकीन मानिए ये प्रश्न फिर अब आपसे बन जाएगा। क्या? लौकिक संस्कृत, रामायण लौकिक संस्कृत, महाभारत लौकिक संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब मैं बात करूं मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है धर्म के कारण। किसके कारण हुई बच्चों? धर्म के कारण। देखिए, हम किसी धर्म के या किसी भी उसके विरुद्ध या हम समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हम जो इतिहास है हम उसको ही बोलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचती है कि धर्म के प्रति कोई ज़्यादा ऐसा आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया, तो हम उसके लिए अभी से आपसे क्षमा मांग रहे हैं। अगर आप बिल्कुल हमसे सिर्फ ना कंटेंट पे बात कीजिएगा। हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपका एग्ज़ाम निकलवाना चाह रहे हैं। बस हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि आप अब सरकारी नौकरी करने लगे। बच्चों, बड़ी मुश्किल से ये वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी आपको निकालनी है, आपको आपके परिवार के लिए सोचना है, और अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप इसको लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस जो मध्यकालीन हिंदी का जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है धर्म के कारण। क्यों? कैसे हुई है बच्चों? धर्म के कारण। देखिए, धर्म के कारण कैसे? जैसे पिछले अगर हम इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में थोड़ा सा पाखंड फैला था। हिंदू धर्म के अंतर्गत थोड़ा सा पाखंड फैला था कि सारे ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इसको एक बिजनेस बना लिया। क्योंकि मंदिर में, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई भी समस्या है, दुख तकलीफ है, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? अंततः आपको कहाँ पहुँचेंगे? ईश्वर के पास। ईश्वर मिलता है हमको मंदिर में। क्या? कौन मिलता है? कहाँ मिलता है? मंदिर में। सभी मंदिरों में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होने लगा था। जब कोई भी व्यक्ति अपनी दुख तकलीफ लेके आता था पंडित के पास या ब्राह्मण जी के पास, तो क्या होता था कि जो पाखंडी थे, जो पाखंड फैला रहे थे, वो क्या करने लगे थे? इसको अपना एक धंधा बना लिया था। उसको पता था कि ये तकलीफ में है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने? बोला हाँ भाई तकलीफ है। और तकलीफ कैसा है भाई? छोटी की शादी नहीं हो रही, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, इस तरह की तकलीफें थी। अच्छा ठीक है, शादी हो जाएगी, टेंशन मत लो। कैसे होगी? ऐसा कीजिए आप अच्छा मैं फ़ोन लगाता हूँ, मतलब भगवान जी से पूछता हूँ। भगवान जी ने बोला कि हमने पुस्तक लिखी हुई है, आप उसमें पढ़ के बता दीजिए इनको। पुस्तक मतलब यही वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत, मतलब संस्कृत में लिखी है। तो आम इंसान को तो ये समझ में नहीं आने वाली थी। तो उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि ऐसा कीजिए, ये जो आपके पास जो ज़मीन है 40-50 एकड़ जो ज़मीन है, ये मंदिर को आप दान कर दीजिए। मंदिर मतलब अब वो ब्राह्मण जी के पास पहुंच चुकी है। और आपकी जो बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उससे तो हम ही विवाह कर लेते हैं, चलो बढ़िया। तो विवाह भी हो जाएगा और ज़मीन भी आ जाएगी और दुख तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से पाखंड फैलने लगा और ज़्यादा फैलने लगा, जिस कारण से क्या हुआ, अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। और अन्य धर्मों में सबसे पहला जो धर्म उत्पन्न हुआ था वो था आपका बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। महात्मा गौतम बुद्ध। कौन थे बच्चों? गौतम बुद्ध। जो उनकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। अब ये भाषा ऐसी भाषा थी जो आम जनता को पढ़ने के अधिकार थे, सरल भाषा थी, शुद्ध भाषा थी। तो इस कारण से क्या हुआ, इस धर्म को और आगे पहुंचने में मदद मिली, क्योंकि आम लोग अब सभी भाषा पढ़ने का अधिकार था, पाली भाषा। तो पहली भाषा जो मध्यकालीन हिंदी में उत्पत्ति हुई वो थी पाली, जो बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है। कौन सी? बौद्ध धर्म की भाषा है। और इसके अंतर्गत लिखे गए हैं, आपको याद हो तो त्रिपिटक। क्या लिखे हैं? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसके अंतर्गत जो बौद्ध धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जो कायदे कानून हैं, वो सब दी गए हैं उसमें त्रिपिटक में। दूसरी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। इनका कार्यकाल भी 500 से 1 ईस्वी और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, हम ईस्वी तक आ गए। 1 ईस्वी से 500, 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से, गलत है, एक सेकंड,
ये ठीक है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ठीक है। ये प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा थी जैन, जो आपने पता होगा 24 तीर्थंकर रहे हैं, महावीर स्वामी जी रहे हैं, तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा या जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आगम। पूछा गया प्रश्न है, बताइए आगम जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, या आगम किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, या फिर त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। प्राकृत भाषा। फिर आई कौन सी बच्चों? अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश जो थी वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं है, ये क्या है? ईस्वी है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या रही? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक पार्ट था अवहट्ट। क्या था बच्चों? अवहट्ट। मतलब 1000 से 1100 के आसपास ये 100 साल तक रही है ये अवहट्ट। अवहट्ट मतलब होता है अपभ्रंश का भी बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपभ्रंश का भी बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट कहलाता है। तो ये थी मध्यकालीन हिंदी, और इस हिंदी का जो विकास हुआ है या उत्पत्ति हुई है वो है ये धर्म के कारण। किस कारण से हुई है? धर्म के कारण। पूछा गया प्रश्न है कि बताइए मध्यकालीन हिंदी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक होती है आपकी पाली, दूसरी होती है प्राकृत, और तीसरी होती है अपभ्रंश। पूछा गया प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और अगली जो भाषा है, जो आधुनिक हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी होती है, वो 1000 या 1100 से अब तक हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमको मोटा मोटा देखना है क्या कि आधुनिक कालीन हिंदी 1000 या 1100 से अब तक हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी क्या है? एक विकासशील भाषा है। हिंदी में आज भी परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द होते हैं जो नहीं लिख पाते हैं, जैसे मानना समझना, मैं बोलता हूँ मेरा नाम ही लिख देता हूँ मैं ऋषि, तो बच्चों ये मेरा नाम लिखा हुआ है ऋषि। क्या है ये? ऋषि। अब क्या हो रहा है कि ये री से ऋषि वाला जो री है ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके स्थान पर अब ये करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? ये। तो क्या होगा? ये तो हो गया क्या? ऋषि, और ये हो गया उसका बिगड़ा हुआ रूप, मतलब अपभ्रंश। क्या हो गया बच्चों? अपभ्रंश। अब क्या होता है, मैं कहीं पे अपना नाम बताता हूँ, बताइए, कहीं पे लिखने के लिए, तो ऋषि, यदि उनको कोई बिल में लिखना है, कुछ में लिखना है, तो वो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ऋषि। तो ये हो गया अवहट्ट, मतलब और भी बिगड़ा हुआ रूप। तो ये हो गया ऋषि, ये हो गया अपभ्रंश, और ये हो गया उसका अवहट्ट, अपभ्रंश का भी अपभ्रंश। तो इस प्रकार से, तो कि इस री के स्थान पे अब क्या होने लगा है? ये छोटी री प्राप्त मिल गया है, इसलिए ये री को धीरे धीरे समाप्त करके री कर देंगे। लेकिन मेरा तो नाम है बच्चों, जब तक मैं हूं तब तक तो मैं ये नाम लिखूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आधुनिक कालीन हिंदी का मतलब होता है, आधुनिक कालीन हिंदी का मतलब होता है हमारी जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंदी। आधुनिक कालीन हिंदी मतलब हिंदी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हिंदी भाषा का सामान्य इतिहास आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि और भी रोचक तथ्य आपको भी मिलने वाले हैं, क्योंकि हम आ गए हैं व्याकरण पे। काय पे बच्चों? व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमको पढ़ना क्या है, अंततः हमको व्याकरण ही पढ़ना है, हिंदी की व्याकरण पढ़ना है। देखिए व्याकरण जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है विधन आकरण, अर्थात विग्रह या विश्लेषण, मतलब किसी भी चीज को विग्रह करना या विश्लेषित करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? व्याकरण। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण मतलब होता है अलग अलग करना। मतलब हिंदी को हम बहुत ही क्या करना है? विश्लेषित करना है और फिर पढ़ना है। तो विग्रह या विश्लेषण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन, व्याकरण किसे कहते हैं। अब देखिएगा, व्याकरण आपको पता होगा एक पुस्तक होती थी। क्या होती थी बच्चों? व्याकरण क्या होती थी? एक पुस्तक होती थी, आपको पता होगा, या फिर कृति बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? कृति। या फिर हम बोल सकते हैं क्या है? एक विधा है। व्याकरण क्या है? एक विधा है। और महर्षि पाणिनि ने इसको ग्रंथ कहा है। क्या कहा है? ग्रंथ कहा है। कुछ लोग इसको रचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रचना कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है, कृति है, विधा है, रचना है, या पाणिनि जी ने इसको ग्रंथ कहा है। तो ये किस चीज की पुस्तक, किस चीज की कृति, किस चीज की विधा, किस चीज की रचना है और किस चीज का ग्रंथ है? देखिएगा, किसी भी भाषा का, क्योंकि व्याकरण हर भाषा की होती है बच्चों, किसी भी भाषा की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का
किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग। क्या बच्चों? किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करने वाली पुस्तक, किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन करने वाली, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करने वाली पुस्तक, कृति, विधा, रचना या ग्रंथ को ही क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो। कैसे कहते हैं बच्चों व्याकरण? किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करने वाली पुस्तक को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। परिभाषा आपको क्लियर है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना क्या कहलाएगा? हिंदी व्याकरण कहलाएगा। हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने बच्चों? हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका वर्ण विचार। क्या बच्चों? वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक है वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार कैसे कहते हैं, शब्द विचार कैसे कहते हैं, वाक्य विचार कैसे कहते हैं? देखिए, ये मैं लिख देता हूं यहां पे। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। अब देखिए, वर्णों का, किसका बच्चों? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना क्या कहलाएगा? वर्ण विचार कहलाएगा। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन करना क्या कहलाएगा? वर्ण विचार कहलाएगा। शब्द विचार, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का करना क्या कहलाएगा? शब्द विचार कहलाएगा। वाक्यों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना क्या कहलाएगा? वाक्य विचार कहलाएगा। तो ये था आपका हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो होगी हमारी प्यारी वर्णमाला। क्या बच्चों? वर्णमाला। तो वर्णमाला आपको रोचक तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और इसका, क्योंकि हिंदी क्या है? एक वैज्ञानिक भाषा है और इसके विज्ञान का अर्थ बताने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के रोचक तथ्य, इस तरह के रोचक वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और बहुत जल्द हमारे चैनल पे साइंस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।